स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वायरस से होने वाले स्किन इन्फेक्शंस के बारे में बताऊंगी। ये कॉमन डिसऑर्डर ऑफ हेयर एंड स्किन स्कैल्प सब्जेक्ट की यूनिट 3 का टॉपिक है। वायरस से होने वाले इन्फेक्शंस को एंटीबायोटिक से क्योर नहीं किया जा सकता, अतः ये इन्फेक्शंस काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। आज जो इन्फेक्शंस अपन लोग कवर करेंगे वो हैं हर्पीस सिम्प्लेक्स, हर्पीस जोस्टर यानी शिंगल्स, वरुक्का यानी वॉर्ड्स और मलिस्कम कॉन्टेजियोसा। सबसे पहले मैं आपको हर्पीस सिम्प्लेक्स या कोल्ड सोर्स के बारे में बताऊंगी। कोल्ड सोर्स या हर्पीस सिम्प्लेक्स ये HSV वायरस से होने वाले इन्फेक्शंस हैं। HSV वायरस यानी हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। ये वायरस 2 प्रकार का होता है और इससे HSV1 वायरस से ओरल हर्पीस या कोल्ड सोर होते हैं, जिसके अंतर्गत मुंह और मुंह के चारों ओर फीवर ब्लिस्टर्स या कोल्ड सोर्स डेवलप हो जाते हैं। दूसरे प्रकार का वायरस HSV2 वायरस यानी हर्पीस सिम्प्लेक्स V2 वायरस जेनाइटल हर्पीस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये बॉडी में जेनाइटल हर्पीस के आउटब्रेक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोल्ड सोर सर्वाधिक मुंह और उसके आसपास के एरियाज यानी लिप्स पर देखे जाते हैं, लेकिन नाक व गाल पर भी पाए जा सकते हैं। कोल्ड सोर इन्फेक्शन होने के बाद अधिकतम 20 दिन तक ये प्रकट हो सकता है, यानी कोई भी वायरल इन्फेक्शन होने के 20 दिन बाद तक कोल्ड सोर डेवलप हो सकता है। संभवतः वायरस बॉडी में जहां से एंटर करता है वहीं पर सोर प्रकट होते हैं। HSV1 वायरस सबसे कॉमन व हाईली कॉन्टेजियस यानी संक्रामक वायरस होता है। ये क्लोज कॉन्टैक्ट तथा सलाइवा से फैलता है। ये इन्फेक्टेड व्यक्ति के बर्तन, स्ट्रॉ, टॉवल, लिप बाम और मेकअप टूल्स इत्यादि को शेयर करने, किसिंग द्वारा फैल सकता है। एक बार HSV1 वायरस यानी कोल्ड सोर से इन्फेक्टेड होने के बाद ये वायरस बॉडी से कभी नहीं जाता। ये हमारे चेहरे की ट्राइगेमिनल गैंग्लियन नामक नर्व सेल ग्रुप में अक्रिय यानी डोर्मेंट फेज में जीवन पर्यंत रहता है। जब वायरस सक्रिय होता है तो नर्व्स के थ्रू लिप्स तक पहुंच जाता है और तभी कोल्ड सोर डेवलप हो जाता है। यानी कोल्ड सोर डेवलप होने के बाद वायरस पुनः बॉडी में सुसुप्त अवस्था में या डॉर्मेंट फेज में चला जाता है। कोल्ड सोर का सबसे पहला सिम्टम लिप्स व लिप्स के चारों ओर झंझनाहट यानी टिंगलिंग सेंसेशन, जलन व ईचिंग होती है। ये सेंसेशन कोल्ड सोर डेवलप होने से 12 से 24 घंटे पहले प्रकट हो जाती हैं या महसूस हो जाती हैं। कोल्ड सोर से प्रभावित एरिया ब्लिस्टर की वजह से रेड, स्वॉलन तथा पेनफुल हो जाता है। 2 से 3 दिन में ब्लिस्टर्स रप्चर हो जाते हैं या फट जाते हैं और उनसे क्लियर या हल्का पीला रिसाव होता है। ये कंडीशन स्त्राव की वजह से या ऊजिंग की वजह से वीपिंग फेज कहलाती है। कोल्ड सोर अपीयर होने के 4 से 5 दिन बाद इस पर पपड़ी या क्रस्ट आ जाती है और हील होने के दौरान इस पपड़ी में क्रैक हो सकते हैं या फिर ब्लीडिंग भी हो सकती है। स्कैब के गिरने के बाद नीचे के स्किन बॉडी की स्किन से अलग यानी नॉर्मल स्किन से अलग पिंक या रेडिश हो सकती है। कोल्ड सोर को हील होने में 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं। जो कुछ कॉमन कारण हैं कोल्ड सोर डेवलप होने के, वो है स्ट्रेस की वजह से कोल्ड सोर बॉडी में डेवलप हो सकता है, चाहे वो वर्क प्लेस का स्ट्रेस हो चाहे इमोशनल स्ट्रेस हो। इसके अलावा शरीर में हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी कोल्ड सोर डेवलप हो सकते हैं। किसी प्रकार का फीवर हो या वायरल इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से भी बॉडी में कोल्ड सोर डेवलप हो जाते हैं। अगर पीरियड्स हों यानी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के दौरान या उसके आसपास भी कोल्ड सोर डेवलप हो जाते हैं। अत्यधिक थकान होने पर यानी फटीग के बाद भी कोल्ड सोर डेवलप हो जाते हैं। बॉडी का इम्यून सिस्टम में किसी प्रकार का चेंजेस हो, वह भी कोल्ड सोर के डेवलप होने का कारण हो सकता है।
अतः ऐसे बहुत से कारण हैं। इसके अलावा सूर्य के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर या बहुत हवा के संपर्क में रहने पर भी कोल्ड सोर डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है हर्पीज जोस्टर। हर्पीज जोस्टर को शिंगल्स भी कहा जाता है। शिंगल वो रैश है, स्किन में वो रैश है जिसमें अत्यधिक पेन होता है। इसमें ये वेरिसोला जोस्टर नामक वायरस से होने वाला इन्फेक्शन है। ये वही वायरस होता है जो चिकन पॉक्स का कारण होता है। यदि हमें बचपन में कभी चिकन पॉक्स हुआ हो तो शिंगल वायरस हमारी बॉडी में डोरमेंट या सुप्त अवस्था में रहता है और जीवन में कभी भी रीएक्टिवेट यानी पुनः सक्रिय होकर शिंगल रैश दे सकता है। ये शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है, लेकिन प्राय छोटे एरिया को ही प्रभावित करता है। शिंगल्स का पहला सिम्टम पेन या दर्द होता है। पेन शुरू होने के 2 दिन के अंदर रैश व फ्लूइड से भरे ब्लिस्टर्स डेवलप हो जाते हैं। कुछ व्यक्तियों में शिंगल्स की वजह से फीवर, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता व थकान भी हो सकती है। शिंगल्स की वजह से शिंगल्स के जो रैश होते हैं वो डेवलप होने पर बॉडी की जो नर्व एंडिंग्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, तो इससे प्रभावित व्यक्ति में ये 2 से 6 हफ्ते तक रह सकता है जो रैश होता है शिंगल का। लेकिन रैश के हटने के बाद भी पेन उस प्रभावित एरिया में काफी लंबे समय तक रहता है। नेक्स्ट इन्फेक्शन हम पढ़ेंगे वेरुक्का या वॉर्ड्स। वेरुक्का या वॉर्ड्स को कॉमन भाषा में मस्से भी कहा जाता है। ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV वायरस की वजह से होने वाला इन्फेक्शन है। ये कॉमनली 4 प्रकार के होते हैं, पर ये चारों ही प्रकार बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर पाए जाते हैं और इनकी अपीयरेंस भी अलग अलग होने के कारण ये विशिष्ट होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉमन वॉर्ड्स के बारे में। 4 तरह के वॉर्ड्स हैं: कॉमन वॉर्ड्स, प्लांटर वॉर्ड्स, फिलीफॉर्म वॉर्ड्स और प्लेन वॉर्ड्स। सबसे पहले कॉमन वॉर्ड्स। कॉमन वॉर्ड्स हाथ तथा पैरों की उंगलियों पर सर्वाधिक पाए जाने वाले वॉर्ड्स हैं। ये बॉडी के अन्य स्थानों पर भी पाए जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक हाथ व पैर की उंगली पे पाए जाते हैं। ये राउंड यानी गोलाकार, खुरदुरे तथा दानेदार होते हैं और इनका जो कलर होता है वो स्किन के कलर से कुछ ग्रेइश होता है। जो भी नॉर्मल स्किन कलर होता है उससे ग्रेइश होता है। सेकेंड टाइप के वॉर्ड्स होते हैं प्लांटर वॉर्ड्स। ये वॉर्ड्स पैर के तलवे में पाए जाते हैं और अन्य वॉर्ड से अलग प्लांटर वॉर्ड्स त्वचा के अंदर पाए जाते हैं, ना कि बाहर। ये पेनफुल व अत्यधिक संक्रामक होते हैं। प्लांटर वॉर्ड के चारों तरफ की स्किन हार्डन्ड होती है तथा इसमें एक छोटा होल होता है। प्लांटर वॉर्ड की वजह से चलने में अत्यधिक असुविधा होती है, क्योंकि ये बॉडी का वेट पैरों पर पड़ता है और ये पेनफुल होता है। नेक्स्ट टाइप के वॉर्ड्स हैं फिलीफॉर्म वॉर्ड्स। फिलीफॉर्म वॉर्ड्स स्किन के पतले तंतु या फिलामेंट के समान प्रोजेक्शंस यानी प्रवर्ध होते हैं, जो इन्हें विशिष्ट पहचान देते हैं। ये प्राय व्यक्ति के लिप्स तथा आंखों पर पाए जाते हैं और इन्हें फेशियल वॉर्ड भी कहते हैं। ये हार्मलेस होते हैं और प्राय बिना ट्रीटमेंट के गायब हो जाते हैं। चौथे प्रकार के वॉर्ड्स होते हैं प्लेन या फ्लैट वॉर्ड्स। जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, ये वॉर्ड्स फ्लैट होते हैं। इनका जो टॉप यानी ऊपरी हिस्सा होता है वो फ्लैट होता है। ये आर्म्स, थाइस पर और चेहरे पर पाए जाते हैं और इनका साइज छोटा होने की वजह से नोटिसेबल नहीं होते और ये हानि रहित होते हैं, कई बार स्वतः ही गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट जो इन्फेक्शन हम पढ़ेंगे वो है मॉलिस्कम कॉन्टेजियोसम। मॉलिस्कम कॉन्टेजियोसम जो इन्फेक्शन है वो मॉलिस्कम कॉन्टेजियोसम वायरस से भी फैलने वाला इन्फेक्शन है। इनकी अपर लेयर्स पर होने वाला बिनाइन लेजन यानी ऐसा लेजन जिससे कोई नुकसान ना पहुंचे या जो हानि रहित हो, बिनाइन लेजन्स या बम्स होते हैं। छोटे बम्स प्राय पेनलेस या दर्द रहित होते हैं और स्वतः ही गायब हो जाते हैं। यदि इन्हें छेड़ा ना जाए तो ये स्कार नहीं छोड़ते।
वायरस व्यक्ति को प्रभावित कितने समय तक करेगा, ये अवधि प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है, लेकिन बम्प्स 2 महीने से 4 साल तक रह सकते हैं। वीक इम्यून सिस्टम वाले व्यक्तियों में इसे ठीक करना ज़्यादा मुश्किल होता है। कुछ लक्षण हैं मॉलिस्कम कॉन्टेजियसम के जिसके द्वारा हम इन्हें पहचान सकते हैं। इस इन्फेक्शन को पेनलेस लेजन के छोटे ग्रुप की उपस्थिति से पहचाना जा सकता है। ये बम्प अकेले या पैच में लगभग 20 तक भी हो सकते हैं। ये बम्प्स प्राय बहुत छोटे, चमकदार और स्मूथ होते हैं। ये स्किन कलर के वाइट या पिंक होते हैं और कई बार ये पर्ल कलर के भी होते हैं, यानी इनकी अपीयरेंस पर्ली यानी मोती समान भी होती है। यह फर्म तथा डोम शेप्ड होते हैं जिसका सेंटर या मिडिल पार्ट दबा हुआ होता है। इसके मध्य में वैक्सी मटेरियल भरा होता है। इनका डायमीटर 2 से 5 मिलीमीटर तक होता है। ये हथेली व तलमों के अतिरिक्त बच्चों में चेहरे, पेट, धड़, आर्म्स तथा लेग्स पर तथा वयस्कों में इनर थाइज, जेनिटल्स तथा एब्डोमेन पे पाए जाते हैं। इसका मॉलिस्कम कॉन्टेजियोसम इन्फेक्शन या जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसके द्वारा आसानी से फैल सकता है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन बहुत ही कंटेजियस होते हैं। अतः इन्फेक्टेड व्यक्ति की यूज की भी कंटेमिनेटेड चीजें जैसे तौलिया, क्लोथिंग, ब्रश या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो शेयर कर सकता है या लोग उसके इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके द्वारा फैल सकता है। इसके अलावा बच्चे जब आपस में खेलते हैं तो भी खेलने के दौरान भी ये अगर कोई इन्फेक्टेड है बच्चा तो दूसरे बच्चे में फैल सकता है। और इसके अलावा इन्फेक्टेड व्यक्ति जिसको खुद को मॉलिस्कम कॉन्टेजियसम हो रहा है वो स्वयं को भी बॉडी के जो अन्य पार्ट्स हैं उनको भी ये इन्फेक्शन दे सकता है। और ये इन्फेक्शन स्क्रैचिंग से, टच के द्वारा आपने इन्फेक्टेड एरिया को टच किया और उसके बाद बॉडी के दूसरे पार्ट्स पे टच कर दिया या स्क्रैच करके उस एरिया को टच कर दिया या फिर शेविंग बम्प्स पर शेविंग की और वो दूसरे बॉडी पार्ट से टच हो गया तो ये इन्फेक्शन फैल सकता है। तो जितने भी इन्फेक्शन हमने पढ़े, चाहे वायरल पढ़े, चाहे फंगल पढ़े, चाहे बैक्टीरियल पढ़े, सभी में हाइजीन बहुत महत्वपूर्ण है। तो हाइजीन का ध्यान रखें, इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। और इसके अलावा ये ध्यान रखना विशेष जरूरी होता है कि जो खांसते या छींकते समय हम अपने मुंह और हाथ को कवर करें ताकि जो मिस्ट निकलती है वो दूसरों तक ना पहुंचे। आज का टॉपिक इतना ही। थैंक यू।